वेलकम दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वैद्युतिक मापक यंत्र इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वैद्युत मापक यंत्र में सभी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ये बेसिक प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं और बेसिक प्रिंसिपल पर वर्क करने के कारण ही इनके जो बेसिक फंडामेंटल है, इस वीडियो में हम बेसिक फंडामेंटल देखेंगे ताकि इनके जो वर्किंग प्रोसेस है और कंट्रोलिंग सिस्टम वगैरह है और इनका जो कंस्ट्रक्शन है और मेंटेनेंस है किस टाइप से होता है इनका कंस्ट्रक्शन, और इनमें क्या क्या और रेगुलरिटीज़ होती है और क्या क्या चीज़ को ये मेज़र करता है, इस टाइप से हम इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में देखेंगे। वर्तमान समय में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट और पुराने समय में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते थे एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों डिजिटल इंस्ट्रूमेंट और एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। परंतु हम अभी जो वर्तमान में पढ़ते हैं, जो बुक और सिलेबस में दिया हुआ है, तो इसमें अभी हम एनालॉग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे और एनालॉग इंस्ट्रूमेंट किस वर्किंग प्रिंसिपल वर्क करता है और कैसे वर्क करता है, सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले तो देखेंगे वैद्युत मापक यंत्र होता क्या है और वैद्युत मापक यंत्र में हम ऐसे कौन कौन सी चीज़ों को उसका मापन कर सकते हैं। तो वैद्युतिक मापक यंत्र ऐसा मापक यंत्र है जिसमें हम वोल्टेज को, करंट को, रेजिस्टेंस को और एनर्जी को, पावर को मेज़र कर सकते हैं। ये वैद्युतिक मापक यंत्र कहलाते हैं। पहली बात, तो जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट से वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, बहुत प्रकार की जो जितने भी भौतिक राशियां हैं इनको हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ये विद्युत धारा के विभिन्न प्रभावों पर वर्क करते हैं। मतलब अलग अलग इफेक्ट पर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट वर्क करेंगे, जैसे कि मैकेनिकल इफेक्ट पर, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट पर, ठीक है, और मैकेनिकल प्रेशर पर। इस टाइप से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, अलग अलग इफेक्ट पर वर्क करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पर भी इंस्ट्रूमेंट वर्क करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट पर भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक करंट के विभिन्न इफेक्ट पर वर्क करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर हम देखेंगे विद्युत मापक यंत्रों की जो स्प्रिंग होती है, ये स्प्रिंग बनी होती है जो जिस धातु का बना होता है, ये फास्फर ब्रांच का बना होता है, फास्फर ब्रांच का बना होता है। तो ये जो विद्युत मापक यंत्रों में स्प्रिंग का जो निर्माण करते हैं, स्प्रिंग का जो यूज़ करते हैं, ये फास्फर ब्रांच की बनी होती है। और फास्फर ब्रांच के बनाने का मेन रीज़न यही होता है दोस्तों, क्योंकि इसे आप मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि रखते हैं तो इस स्प्रिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसीलिए इसका जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग का निर्माण करते हैं, फास्फर ब्रांच का यूज़ करते हैं। आगे देखेंगे हम, इसमें क्या होता है, किसी विद्युत इफेक्ट में किसी विद्युत राशि को मापने के लिए यंत्र में जो युक्ति लगी होती है उसे सेंसर कहते हैं। तो पहली बात, तो सेंसर क्या है, तो सेंसर का यूज़ हम क्यों करते हैं, सेंसर मेन कार्य क्या करता है, और सेंसर क्या है, कोई भी वैद्युतिक इफेक्ट हो या किसी भी विद्युत राशि को मापने के लिए, ठीक है, जो हम इंस्ट्रूमेंट या कोई यंत्र यूज़ करेंगे, जो डिवाइस यूज़ करेंगे, वो सेंसर कहलाता है। सीधे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, किसी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट से किसी विद्युत राशि को मापने के लिए जिस हम यंत्र को यूज़ करेंगे वो यंत्र कहलाएगा आपका सेंसर। ठीक है, तो हम सेंसर बहुत तरीके से होते हैं, इलेक्ट्रिकल सेंसर यूज़ किए जाते हैं। वर्तमान समय में सेंसर का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि सेंसर सेंस करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को और आउटपुट उसको प्रदान करता है और हमारा सिस्टम ऑपरेट हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विद्युत मापक यंत्र को कितने प्रकार में डिवाइड किया गया है। तो और इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये इसके दो टाइप हैं। पहला तो है प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, पहला है प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। अब प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, प्राइमरी भी इंस्ट्रूमेंट वह इंस्ट्रूमेंट होता है जो सर्किट में करंट या वोल्टेज की उपस्थिति का पता लगाता है, या वो करंट की उपस्थिति का पता लगाएगा या वोल्टेज की उपस्थिति का पता लगाएगा। तो इस टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होगा, लेकिन इनके मानों को मेज़र नहीं कर सकता, ध्यान दीजिएगा। ये सिर्फ उपस्थिति का पता लगाएगा कि करंट और वोल्टेज की उपस्थिति है या नहीं है, इसको शो करेगा, लेकिन उसे मेज़र नहीं कर सकता, उसका मापन नहीं कर सकता। मापन क्या कर सकता है, नहीं कर सकता, सिर्फ उपस्थिति का पता लगाएगा। क्या लगाएगा, उपस्थिति का पता लगाएगा, लेकिन उसे मापन नहीं कर सकता। ठीक है, यही प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, क्योंकि इसका जो स्केल है ये कैलिब्रेटेड नहीं होता।
इसका जो स्केल है ये कैलिब्रेटेड नहीं होने के कारण ही ये सिर्फ उपस्थिति का पता लगाता है, मापन नहीं कर सकता। जैसे एग्जाम्पल में है गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर का यूज़ कर, गैल्वेनोमीटर का यूज़, तो ये गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं, लेकिन ये उपस्थिति का पता लगाता है, लेकिन ये क्या कर सकता है, मेज़र नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद है इसका यूज़, गैल्वेनोमीटर का यूज़ कहाँ करते हैं, लेबोरेटरीज में बोलते हैं, यूज़ करते हैं, रिसर्च वर्क में करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर और दूसरा होता है, इसका दूसरा होता है रिलीफ करंट बैलेंस। सेकंड क्या होता है, रिलीफ करंट बैलेंस। ये दो टाइप के होते हैं, अक्सर गैल्वेनोमीटर हम यूज़ करते हैं सर्किट में। ठीक है, तो ये सिर्फ करंट को बताता है कि उसकी उपस्थिति करंट या वोल्टेज सर्किट में फ्लो हो रही है नहीं हो रही, उसको ये शो करता है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर हम देखेंगे, सेकेंड है आपका द्वितीयक यंत्र सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। तो द्वितीयक यंत्र सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट ये क्या कहलाता है, प्राइमरी यंत्र तो देख लिया हमने, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। अब सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में क्या हो जाएगा, पहली बात ये है कि सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को हम जब इसमें, ये इसका जो स्केल होगा ये कैलिब्रेटेड होगा। जैसे कि प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट में इसका स्केल कैलिब्रेटेड नहीं था। ठीक है, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट में क्या होता था कि ये करंट और वोल्टेज की उपस्थिति का पता लगाता था, लेकिन उसे मेज़र नहीं कर पाता था। लेकिन अब सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा, ये दोनों चीज़ बताएगा। अर्थात वे इंस्ट्रूमेंट जो मापी जाने वाली इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के मान को इंस्ट्रूमेंट के भौतिक स्थिरांक के पदों में विक्षेप द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करके प्रदर्शित करते हैं, यही सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। या हम ये भी बोल सकते हैं वह युक्ति जिसके द्वारा विद्युत राशि को मापा जाता है। विद्युत राशि को मापने के लिए, ठीक है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, और ये इसका जो स्केल है ये कैलिब्रेटेड होगा और ये मापन कर सकता है। जैसे कि आपका हो गया अमीटर, वोल्ट मीटर। ठीक है, इस टाइप से इसका स्केल कैसा होगा, इसका स्केल होगा कैलिब्रेटेड। क्या होगा, कैलिब्रेटेड। तो कैलिब्रेटेड का मतलब होता है अंशांकित। क्या हो जाएगा, अंशांकित या अंशांकन होगा, मतलब कि उसमें स्केल में लिखा होगा 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से लिखा होगा, तो ये अंशांकित होता है, कैलिब्रेटेड होता है। ठीक है, तो मेजर जब हम सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं तो ये दोनों वर्क करता है। आगे देखेंगे हम। अब यहाँ पर सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट जो है ये इसके 3 टाइप होते हैं। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के 3 टाइप होते हैं। पहला है सूचक या इंडिकेटिंग यंत्र, ठीक है, दूसरा है रिकॉर्डिंग यंत्र और तीसरा है इंटीग्रेटिंग यंत्र। इन तीनों ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये यूज़ होते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आते हैं, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में हमें विस्तृत रूप से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सूचक या इंडिकेटिंग यंत्र क्या होता है, पहली बात तो यह वह यंत्र होता है जो किसी वैद्युतिक राशि के तात्कालिक मान को एक संकेतक के द्वारा या पॉइंटर के द्वारा एक पूर्वांकित पैमाने पर दर्शाता है। कहने का मतलब यही है, ये कोई स्केल होगा, इस स्केल में हमने मार्किंग कर दी है। ठीक है, ये मार्किंग किया हुआ है, ठीक है, ये मार्किंग है। अब यहाँ पर कोई पॉइंटर है, ये पॉइंटर इस स्केल पर चलेगा, तो ये हो गया 1 2 3 4 5। तो इस टाइप से यदि हो और ये किसी पॉइंटर किसी स्केल पर मान को दर्शाए तो ये क्या कहलाएगा, सूचक या इंडिकेटिंग टाइप का यंत्र कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया अमीटर, वोल्ट मीटर, मेगर, वाट मीटर, ये सब इंडिकेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं, मतलब सूचक टाइप यंत्र कहलाते हैं। तो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है, जो पॉइंटर के द्वारा स्केल पर अपना मान प्रदर्शित करे। सेकंड देखेंगे हम, सेकंड है आपका रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, रिकॉर्ड से मतलब ये कि वो रिकॉर्ड करके देगा। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है जो विद्युत राशि के तात्कालिक मान को, मतलब इंस्टेंटेनियस मान को एक ग्राफ पेपर पर अंकित करता है। तो ग्राफ पेपर पर अंकित करने की जो विधि है ये रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट
होगा। अब जैसे कि ये ग्राफ पेपर पर अपने अपने वैल्यू को क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है। ठीक है, जैसे कि ये कोई मान हो गया, ठीक है, ये मान हो गया, ये हो गया कोई वेव फॉर्म। यदि ये ग्राफ पेपर पर शो करे, ग्राफ पेपर पर शो करे वो भी किसी वैद्युत राशि के तात्कालिक मान को, तो ये रिकॉर्डिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे रिकॉर्डिंग वोल्टमीटर होता है, ईसीजी होता है, ईईजी होता है, ठीक है, इनका यूज करते हैं, तो ये रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। इसके बाद है थर्ड आपका इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, वह यंत्र जो किसी वैद्युत राशि के प्रक्षेपण काल के अंतर्गत कुल मान को दर्शाता है। मतलब यहाँ पर देखेंगे हम, कोई वैद्युत जो राशि है उसका प्रक्षेपण काल जो होगा उसके टोटल वैल्यू को शो करेगा वो। जैसे कि घरों में जो बिजली का मीटर होता है, किलोवाट हावर मीटर, तो ये किलोवाट हावर मीटर जो यूज करते हैं ये आता है इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है ये। ठीक है, तो एनर्जी मीटर जो होगा वो क्या कहलाएगा, कौन सी श्रेणी में आएगा, वो आएगा इंटीग्रेटिंग टाइप का यंत्र में आएगा, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट में आएगा। मतलब ये क्या हुआ, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के तीन टाइप हुए, इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट और इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट। तो ये तीनों टाइप के इंस्ट्रूमेंट में आपका जो एनर्जी मीटर है ये आता है इंटीग्रेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट में आता है। वैसे ही आपका एनर्जी मीटर हो गया, किलोवाट आवर मीटर हो गया, ये सब इंटीग्रेटिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हम अब आगे देखेंगे क्या है विद्युत परिपथ में जो सांकेतिक यंत्र होते हैं, ठीक है, इनकी आवश्यकताएं कैसी होती है और क्यों होती है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में पॉइंटर वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी निम्नलिखित आवश्यकताएं होती है। तो पहली बात तो हुआ यहाँ पर विक्षेपक टार्क, दूसरा हुआ नियंत्रण टार्क, इसे कंट्रोलिंग टार्क भी कहते हैं। पहला विक्षेपक टार्क या इसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी कहते हैं। सेकंड हो गया नियंत्रक टार्क, इसे कंट्रोलिंग टार्क भी कहते हैं। और तीसरा है आपका अवमंदन टार्क, इसे डैम्पिंग टार्क भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट के जितने भी सांकेतिक यंत्र हैं इसकी ये निम्नलिखित आवश्यकता है, मतलब इनका होना अति आवश्यक है, इनके बगैर कोई भी इंस्ट्रूमेंट वर्क नहीं करेगा, अर्थात ये जो टार्क का होना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विक्षेपक टार्क, जिसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं, और ये क्या होता है इसे समझेंगे हम। तो इसमें विक्षेपक टार्क या डिफ्लेक्टिंग टार्क क्या है, सूचक को शून्य की स्थिति से विक्षेपित करने के लिए जो टार्क की आवश्यकता होती है, मतलब कि कोई पॉइंटर है और इस पॉइंटर को जीरो से डिफ्लेक्शन की कंडीशन में लाना, जीरो से 1 2 3 जो स्केल में डिफ्लेक्शन की कंडीशन है उसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसा टॉर्क लगाना पड़ेगा जिससे ये जो पॉइंटर है ये मूवमेंट करने लगे। तो यही टॉर्क कहलाएगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क या विक्षेपक टॉर्क कहलाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, इस पॉइंटर को, ये जो पॉइंटर है, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, ये जो पॉइंटर है इसे 0 से 1 तक की स्थिति में हमने लाया। तो 0 से पहले ये इसकी ये ऑफ कंडीशन में था, ये समझो प्रीवियस कंडीशन में था ये पॉइंटर। अब इसे हमने 0 से हमें क्या लाना है, 1 की कंडीशन में लाना है। तो 0 से 1 की कंडीशन में आने के लिए यहाँ पर उसके कार्य करना पड़ेगा, हमें विक्षेपक लाना पड़ेगा, मतलब इसे डिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। जब डिफ्लेक्ट करेंगे हम इसे तो ये 0 से 1 की कंडीशन में आएगा, 1 की कंडीशन में आएगा तब ये स्केल में रीडिंग शो होगा। तो हमें 0 से मतलब ऑफ से ऑन की कंडीशन में या 0 से 1 की कंडीशन में लाने के लिए जिस टार्क का यूज किया जाता है वही डिफ्लेक्टिंग टार्क या विक्षेपक टार्क कहलाता है। और इसमें जो होगा, इसके दोनों साइड में N और S दो पोल बनेंगे, बीच वाला जो पार्ट है ये स्प्रिंग है, और ये जो स्प्रिंग है यही फास्फर ब्रांच का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, फास्फर ब्रांच का बना हुआ है। ठीक है, इसका मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये ऐसा मेटल होता है। अब ये जो आयरन पीस दिख रहा है आपको, ये है मैग्नेट। क्या है ये, मैग्नेट। ठीक है, अब N और S दो पोल बन गया, बीच में मैग्नेट है और ये स्प्रिंग इस पर लपेटा हुआ है। तो हमें ये स्केल पर 0 से 1 का डिफ्लेक्शन लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम विक्षेपक टार्क का यूज करेंगे। ठीक है,
ताकि ये जो पॉइंटर है अपने स्थान से खिसक जाए। ठीक है, अब इस पॉइंटर को हम डिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो किसके द्वारा कर रहे हैं? मैग्नेट के द्वारा उत्पन्न कर रहे हैं। हम इस डिफ्लेक्टिंग टार्क को किससे उत्पन्न कर सकते हैं? मैग्नेट के द्वारा। किसके द्वारा? मैग्नेट के द्वारा हम उत्पन्न कर सकते हैं। और दूसरी बात है, इसका जो विद्युतीय प्रेरण है, मतलब कि चुंबकीय जो प्रेरण है और विद्युत के उष्मीय प्रभाव से भी इसे उत्पन्न कर सकते हैं। दो कंडीशन होगी, हम हीटिंग इफेक्ट पर भी इसको यूज कर सकते हैं, मतलब उत्पन्न कर सकते हैं किसको? विक्षेपक टार्क को। ठीक है, और विद्युतीय प्रेरण से भी हम इसे उत्पन्न कर सकते हैं। तो तीन सिचुएशन हो गई, देखिए ध्यान से। पहला तो हम इसे उत्पन्न कर सकते हैं मैग्नेट के द्वारा, दूसरा हमें उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है, विद्युतीय प्रेरण के द्वारा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक इंडक्शन के द्वारा। तीसरा हम इसे उत्पन्न कर सकते हैं विद्युत का हीटिंग इफेक्ट पर। तीनों से हम इसे उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, अब तीनों से उत्पन्न कर सकते हैं हम डिफ्लेक्टिंग टार्क को या विक्षेपक टार्क को। हम तीनों कंडीशन में इसे उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम कंट्रोलिंग टॉर्क। सेकंड है आपका कंट्रोलिंग टॉर्क, या इसे हम नियंत्रक टॉर्क भी कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये बेसिक है, बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक फंडामेंटल है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट इसी सिस्टम पर वर्क करते हैं। और इंस्ट्रूमेंट जितने भी आपको एनालॉग टाइप के इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे, इनमें ये सारी प्रोसेस होती है और इन्हें इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें देखेंगे हम कंट्रोलिंग टॉर्क। अब नाम से ही ये कंट्रोल करने के लिए किसी टॉर्क का यूज़ करेंगे हम। तो जैसे ही हम विक्षेपक टार्क उत्पन्न करते हैं, हमने डिफ्लेक्टिंग टार्क अर्थात विक्षेपक टार्क यूज़ किया, तो विक्षेपक टार्क उत्पन्न करने के बाद ही, जब विक्षेपक टार्क हमने उत्पन्न कर दिया, ये हमारा स्केल हो गया। ठीक है, ये स्केल है। अब यहाँ पर पॉइंटर है, इस पॉइंटर से हमने क्या किया? विक्षेपक टार्क उत्पन्न तो किया हमने, और विक्षेपक टार्क उत्पन्न करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? इस पॉइंटर को कंट्रोल भी करना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंटर है, अब इसे कंट्रोल करने के लिए हमें कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न करना पड़ेगा, ताकि यह पॉइंटर अपनी नियत स्थिति पर चले। ठीक है, तो विक्षेपक टार्क उत्पन्न करने के बाद पॉइंटर की स्थिति को विराम की कंडीशन में लाने के लिए, या उस सूचक की गति को नियंत्रित करने के लिए, इस पॉइंटर की स्पीड को या गति को नियंत्रित करने के लिए हम कंट्रोलिंग टॉर्क का यूज करते हैं, और कंट्रोलिंग टॉर्क हम उत्पन्न करेंगे। तो अर्थात क्या हुआ इसका डेफिनेशन? कि विक्षेपक टार्क उत्पन्न होने के बाद सूचक की गति को या पॉइंटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोलिंग टार्क की आवश्यकता होती है। अब कंट्रोलिंग टार्क जो होता है, कंट्रोलिंग टार्क विक्षेपक टार्क का विरोध करता है। ध्यान दीजिए, ये जो आपका पॉइंटर है, ये पॉइंटर क्या करेगा? अब ये पॉइंटर पहले तो इसमें सबसे पहले कौन सा टार्क उत्पन्न हो गया? विक्षेपक टार्क उत्पन्न हो चुका है। इस दिशा में विक्षेपक टार्क लगा, तभी ये 0 से 1 की ओर अग्रसर हुआ। लेकिन अब इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इस साइड क्या लगेगा? कंट्रोलिंग टॉर्क लगेगा। तो कंट्रोलिंग टॉर्क जब यूज करेंगे इसमें हम, तो ये क्या करेगा? इसकी स्पीड को मेंटेन करेगा, यानी इस पॉइंटर को कंट्रोल में रखेगा। और जब कंट्रोल में रखेगा तो ये एक दूसरे का विरोध करेंगे, अर्थात विक्षेपक टॉर्क हमेशा कंट्रोलिंग टॉर्क का विरोध करता है, ये याद रहे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इसमें, इसे स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली द्वारा या गुरुत्वीय नियंत्रण प्रणाली द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अब ये हम जो कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न करेंगे, ये कंट्रोलिंग टॉर्क को उत्पन्न करने के दो तरीके हैं। पहला है स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली और दूसरा है गुरुत्वीय नियंत्रण प्रणाली। मतलब स्प्रिंग कंट्रोल, हम स्प्रिंग से भी कंट्रोल कर सकते हैं इसको, और दूसरा ग्रेविटेशन फोर्स से। किससे? ग्रेविटेशन फोर्स से इसको कंट्रोल कर सकते हैं हम। दो सिस्टम से इसे कंट्रोलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोलिंग टॉर्क अब हम कैसे उत्पन्न करेंगे, इसके दो फंडामेंटल हो गए। अब इसे पढ़ेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे हम
स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली। तो स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम क्या हो जाएगा, ये है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल PM, ये है PMMC, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। इसका जो स्केल होता है ये स्केल हो जाएगा यूनिफॉर्म, मतलब कि एक समान स्केल होगा। एक समान स्केल किसका होगा, स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम में। मतलब कि स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम के जितने भी इंस्ट्रूमेंट होंगे उसका जो स्केल होगा वो एक समान होगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर हम, ये जो है ये है आपका पॉइंटर, ये हो जाएगा आपका पॉइंटर, और दूसरे साइड में एक पॉइंटर दिया हुआ है, ये पॉइंटर है डैश डैश में दिया हुआ है। तो ये पॉइंटर क्या है, ये पॉइंटर की विक्षेपक की स्थिति है, मतलब डिफ्लेक्ट होगा ना उसके बाद की कंडीशन है। तो ये सबसे पहले 0 और ये यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, बीच में 1 2 3 4 5 तक है। तो 0 से लेकर जब 5 के बीच में इसका स्केल है, तो सबसे पहले ये जो इस पॉइंटर होगा, ये पॉइंटर क्या हो जाएगा, संकेतक 0 में होगा। जैसे ही इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगने के बाद ये स्थिति में आ जाएगा, मतलब कि 2 में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी दूसरी स्थिति हुई। अब ये जो बीच में जो डार्क गोल दिख रहा है, ये है इसका स्प्रिंग, या इसको बोल सकते हैं आप कमानी, कमानी भी बोलते हैं और स्प्रिंग भी कहते हैं इसे। ठीक है, ये जो अंदर वाला पार्ट है ये है धुरी, जिसे कीली धुरी कहा जाता है। उसके बाद जो नीचे का जो पॉइंटर है ये मैग्नेट सा बना हुआ है। ठीक है, यू शेप में मैग्नेट है, तो इसको बोलते हैं शून्य व्यवस्थापक। मतलब कि 0 की स्थिति में हमें पॉइंटर को लाना है तो इसकी नोब को घुमाना पड़ेगा। ठीक, और ये वाला ऊपर स्केल हो गया। तो इस तरीके से इसका जो स्केल है यूनिफॉर्म होता है, और ये परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल सिस्टम में ही स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसकी जो कमानी है फास्फर ब्रांच की बनी होती है। ठीक है, मैंने ये भी बता दिया आपको। और ये लाइट वेट होता है, वजन में हल्का होता है। फिर इसके बाद इसका जो उपयोग है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल या और डायनेमोमीटर टाइप में होता है। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में होगा ही PMMC में, लेकिन डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में भी स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसमें और क्या क्या है। इसका जो स्केल है हमने बताया यूनिफॉर्म होता है स्केल। ठीक है, और इसका जो डिफ्लेक्शन होगा, ये डिफ्लेक्शन कैसा होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। और इसमें जो फ्लक्स है ये करंट के प्रोपोर्शनल में होता है। इसमें जो फ्लक्स उत्पन्न होगा ये करंट के प्रोपोर्शनल में होता है। इसके बाद देखेंगे, ये तो हो गया आपका स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली। अब उसके बाद देखेंगे सेकेंड हम गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली, मतलब ग्रेविटेशन कंट्रोलिंग सिस्टम। तो ग्रेविटेशन कंट्रोलिंग सिस्टम में क्या होता है अब ये देखेंगे। अभी तक हमने स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम देखा है, स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम, वैसे ही आपका ग्रेविटेशन कंट्रोल सिस्टम भी होगा। इसमें क्या होता है कि इसमें जो स्केल होगा ये वर्टिकल क्लास में होगा, मतलब हम इसे वर्टिकल केस में रखेंगे। कैसा रखेंगे हम, वर्टिकल केस में रखेंगे। तो वर्टिकल केस में रखने का कारण यही है क्योंकि इसमें ग्रेविटेशन फोर्स तभी काम करेगा वर्टिकल शेप में, मतलब ऊर्ध्वाधर रखेंगे। क्या रखेंगे हम इसे, ऊर्ध्वाधर रखेंगे। ऊर्ध्वाधर दिशा में रखेंगे तभी ये इंस्ट्रूमेंट काम करेगा। मतलब ऐसे जितने भी टाइप के इंस्ट्रूमेंट होंगे जिसे वर्टिकल रखा जाएगा वो गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली से ऑपरेटेड होंगे। ठीक है, तो इसमें जो कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न होगा वो गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली से कार्य करेगा। इसका जो स्केल है ये, ठीक है, इसका जो स्केल है ये 0 से 3 तक है। मतलब कि ये हो गया आपका 1, ये 2 और ये 3। ये देख रहे हैं ये पॉइंटर है। ठीक है, और ये जो सेकंड दिख रहा है आपको डैश डैश में बना हुआ पॉइंटर, ये पॉइंटर क्या है, डिफ्लेक्शन के बाद की स्थिति। इसकी जो स्थिति है ये डिफ्लेक्शन के बाद की स्थिति है। ठीक है, पॉइंटर की। वैसे ही यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ये यहाँ पर 2 चीज़ लग जाएगी। अब 2 चीज़ कैसे लगेगी मैं आपको बताता हूँ। एक तो बैलेंसिंग लोड के लिए लगेगा, ये जो बीच वाला पॉइंट है ये है संतुलक भार, मतलब कि बैलेंसिंग लोड। ये क्या कहलाएगा, बैलेंसिंग लोड। ठीक है, ये कहलाएगा आपका बैलेंसिंग लोड। उसके बाद ये हो जाएगा कंट्रोलिंग लोड। जो नीचे वाला पार्ट है ये हो जाएगा आपका
कंट्रोलिंग लोड। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल बनेगा W cos, ठीक है, क्या बनेगा W cos थीटा, और इस साइड में बनेगा W sin थीटा। ठीक है, और बीच में लगा रहेगा आपका वेट। तो तीन सिचुएशन क्रिएट होती है। ठीक है, तीनों सिचुएशन, ये W sin थीटा, ठीक है, इधर W cos थीटा और बीच में बैलेंसिंग वेट, ये हो जाएगा आपका W cos थीटा और ये हो जाएगा आपका W sin थीटा। इस तरीके से ये प्रॉपर वर्क करता है और इसे हमें वर्टिकल स्थिति में ही रखना पड़ेगा, तभी गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली में उत्पन्न डिफ्लेक्टिंग टार्क, ये कंट्रोलिंग टार्क और डिफ्लेक्टिंग टार्क दोनों एक दूसरे के अपोज में हो जाएंगे। अर्थात डिफ्लेक्टिंग टार्क और कंट्रोलिंग टार्क यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत में कार्य करेंगे। जब इसे ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखा जाएगा तब ही ये कार्य करेगा। आगे देखेंगे दोस्तों, इसका जो स्केल होता है ये नॉन यूनिफॉर्म होता है। क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म स्केल का मतलब ही होता है कि असमान स्केल, असमान स्केल होगा इसका, असमान स्केल या पैमाना होगा। तो असमान स्केल या पैमाना कैसा होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो जैसे कि ये मैंने स्केल बनाया, ठीक है, इसके छोटे छोटे पार्ट में हमने डिवाइड किए, ठीक, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किए, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किए, ये अभी एक समान स्केल है, ये 0 पॉइंट, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4। इसमें जितने भी पॉइंट है खाने हैं ये सब समान है, परंतु यहाँ पर जितने भी पॉइंटर है ये 5-5 का जो लाइन खींची हुई है, इसे हम 10-10 की लाइन कर दूँ फर्स्ट और सेकेंड में, 1 और 2 में 10-10 की लाइन कर दूं यहाँ पर, मतलब कि इसका जो स्केल है इसे और पास पास कर दूं, छोटे छोटे पॉइंट में डिवाइड कर दूं, और 3 और 4 जैसे के वैसे रहें। तो ये स्केल हो गया आपका क्रेम्ड टाइप का। तो क्रेम्ड स्केल कहलाएगा ये, अर्थात कि पहले तो सघन होगा, फिर विरल होगा, फिर सघन, फिर विरल। इसका मतलब यही हुआ कि ये नॉन यूनिफॉर्म स्केल कहलाएगा। तो इसका स्केल नॉन यूनिफॉर्म होता है और टेम्परेचर पर इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाते भी हैं या रूम का टेम्परेचर भी बढ़ा रहेगा तो भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम। अब हम थर्ड देखेंगे डैम्पिंग टार्क। ठीक है, डैम्पिंग टार्क क्या होता है? हमने कंट्रोलिंग टार्क पढ़ लिया, ठीक है, विक्षेपक टार्क पढ़ लिया हमने। अब इसके बाद जो है तीसरा जो टॉर्क यूज होता है वो डैम्पिंग टॉर्क यूज होता है। तो देखो किसी भी पॉइंटर पर, ये आपका पॉइंटर है, इस पॉइंटर पर हमने तो सबसे पहले विक्षेपक टॉर्क यूज कर लिया। कौन सा टॉर्क? विक्षेपक टॉर्क यूज कर लिया। इस दिशा में हमने कंट्रोलिंग टॉर्क भी यूज कर लिया। ठीक है, अब विक्षेपक टॉर्क भी पॉइंटर में यूज हो गया और कंट्रोलिंग टॉर्क भी पॉइंटर में यूज हो गया। तो इन दोनों के कारण एक डिस्टरबेंस पैदा होगा या एक कंपन उत्पन्न होगा। भाई लेफ्ट साइड से विक्षेपक टॉर्क लग रहा है और राइट साइड से आपका कंट्रोलिंग टॉर्क लग रहा है। अब ये दोनों टॉर्क के उत्पन्न होने के कारण, लगने के कारण, यहाँ पर इस स्केल पर, इस पॉइंटर पर, ठीक है, इस पॉइंटर पर क्या हो जाएगा उत्पन्न? कंपन, वाइब्रेशन उत्पन्न होगा। अब इस वाइब्रेशन को खत्म करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? डैम्पिंग टार्क का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे शब्दों में, सरल और इजी शब्दों में बताना चाहूंगा कि किसी भी पॉइंटर पर जब विक्षेपक टार्क और डैम्पिंग टार्क दोनों लगाया जाता है तो उसमें कंपन उत्पन्न हो जाता है। किसमें? इस पॉइंटर पर कंपन उत्पन्न हो जाएगा। और जब इस पॉइंटर पर कंपन उत्पन्न होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? इसे डैम्पिंग टार्क कहते हैं। तो यही कंपन क्या कहलाता है? डैम्पिंग टार्क कहलाता है। और यह सूचक को विराम अवस्था में लाता है। तो डैम्पिंग टार्क क्या यूज क्यों कर रहे हैं हम इसे? ये पॉइंटर को विराम अवस्था में लाने के लिए, मतलब कि इसे स्थिर करने के लिए ही हम डैम्पिंग टार्क का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसे एयर घर्षण मतलब वायु घर्षण, ठीक है, ईडी करंट, और तीसरा हो गया आपका द्रव घर्षण। तो तीनों चीज से हम इसको क्या कर सकते हैं? उत्पन्न कर सकते हैं। तो डैम्पिंग टॉर्क को 3 तरीके से उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, पहला आपका हो गया एयर फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन, इसे वायु घर्षण भी कहते हैं, वायु के घर्षण के द्वारा। दूसरा ईडी करंट के द्वारा, ईडी करंट के द्वारा। और तीसरा है
फ्लूइड फ्रिक्शन मतलब द्रव घर्षण के द्वारा। तीसरा आपका क्या हो जाएगा, द्रव घर्षण के द्वारा। ठीक है, तो इन 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ईडी करंट को उत्पन्न, डैम्पिंग टॉर्क को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम देखेंगे हम वायु घर्षण अवमंदन प्रणाली, मतलब कि एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में फर्स्ट वाले में देखेंगे हम कि एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होता क्या है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक पिस्टन है, ये जो है ये पिस्टन है। ठीक है, ये पिस्टन है, ये हो जाएगा आपका पॉइंटर, ये है आपका स्केल। ठीक है, और ये है आपकी क्लित धुरी, मतलब इससे कनेक्ट है यहाँ पर। अब इस चेम्बर के अंदर क्या है, एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि इससे ये आगे पीछे अप डाउन होते रहता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सिलेंडर युक्त व्यवस्था है। ठीक है, और सिलेंडर युक्त ये वायुदाब व्यवस्था होता है, मतलब कि इसमें पिस्टन का यूज़ करते हैं। तो इसमें एयर चेम्बर में स्थित पिस्टन पर लगने वाला जो वायुदाब है उससे ही इसकी गति का विरोध करता है ये। मतलब ये जो पिस्टन है, पिस्टन में एयर वायुदाब के कारण, एयर फ्रिक्शन के कारण इसमें ये जो स्केल को रोक पाता है। ठीक है, और इसका प्रयोग छोटे इंस्ट्रूमेंट में ही करते हैं, बड़े इंस्ट्रूमेंट में इसका यूज़ नहीं करते, छोटे इंस्ट्रूमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में हमने क्या देखा, इसमें एयर चेम्बर में स्थित एक पिस्टन लगा होता है। एयर चेम्बर में क्या होगा, एक पिस्टन होगा, और इस पिस्टन पर लगने वाला जो वायु दबाव है, जो प्रेशर है, एयर का जो प्रेशर है, सदा ही उसकी गति का विरोध करता है। तो उसकी गति का विरोध करने के कारण ही यहाँ पर डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न होता है। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे ईडी करंट डैम्पिंग, या इसे हिंदी में कहा जाता है भंवर धारा अवमंदन। ईडी करंट को हिंदी में कहा जाता है भंवर धारा अवमंदन प्रणाली, यानी ईडी करंट डैम्पिंग सिस्टम। तो ईडी करंट डैम्पिंग सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले तो यही जानेंगे। अर्थात यहाँ पर हम ईडी करंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत कार्य करेगा। ठीक है, तो ईडी करंट डैम्पिंग सिस्टम में क्या करेगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत काम करेगा। ठीक है, मतलब ईडी करंट जो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और यहाँ पर डैम्पिंग ये क्या है कि बहुत इफेक्टिव मेथड होती है। हमें डैम्पिंग सिस्टम में यूज़ होने वाला ये बहुत इफेक्टिव मेथड है, मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है ये, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है ये, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। जितने भी इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे आपको एनालॉग, उसमें सबसे ज़्यादा ईडी करंट डैम्पिंग सिस्टम ही यूज़ की जाती है। ठीक है, दूसरी बात मैंने बताया आपको, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब इसमें जो डिस्क लगी होती है, ये जो डिस्क है, ये इस डिस्क के बारे में पढ़ेंगे हम। ये डिस्क जो है ये एल्युमिनियम या कॉपर की डिस्क होती है। किस किस की बनी होगी, एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम, दूसरा या कॉपर की डिस्क बनी होगी ये। तो एल्युमिनियम या कॉपर की डिस्क बनी होती है, और इसमें एक जीवेल बियरिंग होती है। ठीक है, बीच वाला पार्ट है ये बियरिंग होती है। इस बियरिंग में क्या हो जाएगा, इसको कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पर एक कॉइल है, और ये कॉइल में क्या हो जाएगा, इसमें इस डिस्क में ईडी करंट उत्पन्न होगा। इस डिस्क में क्या हो जाएगा, ईडी करंट उत्पन्न होगा, और इस तरीके से ये कार्य करता है। ठीक है, अब इसकी वर्किंग मेथड देखेंगे हम सबसे पहले। तो वर्किंग मेथड में क्या करेंगे, यहाँ पर चकती की जो गति की दिशा जो दी हुई है, मतलब ये डिस्क की दिशा, गति की दिशा ये दी हुई है। ठीक है, और दूसरी उसी के साइड में अवमंदक बल आघूर्ण की दिशा दी हुई है, मतलब यहाँ से ये डैम्पिंग की बल आघूर्ण की दिशा दी हुई है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ देखेंगे तो ये जो है डैम्पिंग मैग्नेट है। ये क्या है, ये एक मैग्नेट है, और ये डैम्पिंग मैग्नेट है, मतलब डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए ही यहाँ पर एक चुंबक लगाया गया है। तो यहाँ पर इस डिस्क के ऊपर ईडी करंट उत्पन्न होगी, क्योंकि ये चुंबक के बीचों बीच में क्या है, ये डिस्क है। अब ये मैग्नेट के बीचों बीच में डिस्क घूमेगी, तो यहाँ पर ईडी करंट उत्पन्न हो जाएगा। तो ऊपर एन और नीचे एस पोल बनाएगा, क्योंकि ये जो है डैम्पिंग मैग्नेट ये बीचों बीच में होगा, और ये चुंबक के बीचों बीच वाले घेरे में ही ये डिस्क रोटेट करती है।
तो इस तरीके से इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती है, और भंवर धाराएं उत्पन्न होने के कारण यहाँ पर चकती की गति की दिशा और अवमंदक बलाघूर्ण की दिशा, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, और इस तरीके से हम ईडी करंट डैम्पिंग सिस्टम का यूज करते हैं। दूसरा देखेंगे हम द्रव घर्षण अवमंदन प्रणाली। तो द्रव घर्षण अवमंदन प्रणाली में क्या हो जाएगा, ये फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग सिस्टम भी कहलाता है। ठीक है, कभी कभी फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग सिस्टम लिखा होगा या द्रव घर्षण अवमंदन प्रणाली लिखा होगा, तो ये दोनों का मतलब एक ही होता है। इसमें मेन है कि जितने भी ये इसका जो यूज़ होगा, बड़े जो टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें सबसे अधिक, यदि हमें अधिक डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न करना है, क्या करना है, हमें अधिक डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न करना है। तो अधिक डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए ही हम फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग बड़े इंस्ट्रूमेंट में अधिक डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अब इसमें जिसको जो श्यानता वाला जो द्रव यूज़ करते हैं, जिसकी विस्कोसिटी या श्यानता ज़्यादा हो, उसका यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक डिस्क है और ये डिस्क के बीचों बीच में यहाँ पर पॉइंटर है। ये आपका पॉइंटर हो गया, ये आपका स्केल हो गया 0 से 1 के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पर ये है अंदर ऑयल भरा हुआ, क्या है ये, ऑयल या द्रव भरा हुआ है। यहाँ पर दो कंडीशन उत्पन्न होती है। अवमंदक तेल का पात्र ये है, ये बाहर वाला जो पार्ट है ये अवमंदक तेल का पात्र है, और ये है विंस मतलब ब्लेड, ये है ब्लेड। तो ये ब्लेड क्या करती है, अवमंदन का कार्य करती है, मतलब डैम्पिंग का कार्य करती है। ये फ्रिक्शन का काम करती है, क्योंकि ये द्रव के बीच में है, तो ये क्या करेगी, डैम्पिंग टॉर्क अधिक उत्पन्न करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो इसमें द्रव भरा रहता है, जिसके कारण इसका वजन क्या है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इसका वेट ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका यूज़ जो है बड़े टाइप के इंस्ट्रूमेंट में करते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो इसकी जो वर्किंग सिस्टम होती है, अब ये पॉइंटर इस बेरिंग से बीच वाले पॉइंट से अटैच है, तो इसमें कैसा होता है, इसकी वर्किंग प्रोसेस हम देखेंगे। जैसे ही ये पॉइंटर इस स्केल के ऊपर रोटेट करेगा या घूमेगा या पॉइंटर अपनी जगह से हटेगा, जब इसमें फोर्स क्रिएट होगा, तो ठीक है, जब इसमें डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न करना है उसकी कंडीशन बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसमें क्या हो जाएगा, विक्षेपक टॉर्क देने पर और कंट्रोलिंग टॉर्क इधर से देने पर इसमें कंपन उत्पन्न होगा, और ये कंपन उत्पन्न होने के कारण इसको साइलेंट मोड में या स्थिर अवस्था में लाने के लिए यहाँ पर ये जो विंस है, ये विंस रोटेट करेगी। तो ये विंस के बीच में और ऑयल के बीच में, किसके बीच में, इस विंस मतलब इस ब्लेड के बीच में और ऑयल के बीच में मतलब द्रव के बीच में, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करेंगे, मतलब विपरीत दिशा में फोर्स क्रिएट करेंगे। तो विपरीत दिशा में जब दोनों फोर्स क्रिएट करेंगे, इसके कारण यहाँ पर ये जो पॉइंटर है ये स्थिर अवस्था में आ जाएगा। इसकी वर्किंग प्रोसेस बस इतनी ही है। आगे देखेंगे हम, इसका यूज़ जो है ये PMMC टाइप मतलब परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप, और दूसरा है मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा किया जाता है।